हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की 500 एमसीक्यूज की सीरीज हमने शुरू की थी। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो हर एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। इसमें हर प्रश्न के साथ छोटा सा एक्सप्लेनेशन रहेगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप नए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से शुरू कर सकते हो। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, ये जो महान्यायवादी है यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह सरकार को कानूनी सलाह देता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के पद, योग्यता, नियुक्ति और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार वह व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की पात्रता रखता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों, यह जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति चाहें तब इसको हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। उसे हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या फिर संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल को संसद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो दोस्तों, यह लिखा है आर्टिकल 88 में। अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो इस आर्टिकल को अच्छे से याद रखिएगा। संसद में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 88 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं दोस्तों केग की नियुक्ति राष्ट्रपति। केग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संस्था सरकारी खर्चों का ऑडिट करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा केग को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? तो चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना होती है। यह संस्था देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती है। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्षों का। दोस्तों, चुनाव आयुक्त 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रह सकता है। कार्यकाल का उद्देश्य आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चुनाव सुधार से। दोस्तों, यह समिति 1990 में गठित हुई थी। इसने निष्पक्ष चुनाव, धन बल और राजनीतिक शुचिता पर जोर दिया था। तो अच्छे से याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। दोस्तों, सुकुमार सेन ने 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। उनके नेतृत्व में देश का पहला आम चुनाव 1951-52 में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो अच्छे से याद रखेंगे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा 11वां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है भाग 5 में। दोस्तों, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। उच्चतर न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं और ये जो नियुक्ति होती है वह कोलेजियम प्रणाली का पालन करने के बाद में की जाती है। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 124। इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु है 62 वर्ष। तो दोनों की याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश हैं तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो है 62 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 143 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति न्यायालय से कानूनी या फिर जनहित से जुड़े विषयों पर परामर्श मांग सकते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर है महाभियोग। दोस्तों, अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो अच्छे से याद रखना है, न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल 124(4) का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हरिलाल जे कानिया। दोस्तों, हरिलाल जे कानिया ने 1950 में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। और दोस्तों, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसको भी याद रखना है, न्यायमूर्ति बालकृष्णन। तो दोनों फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। जबकि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति बालकृष्णन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न दोस्तों, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने की शक्ति किसके पास में है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संसद के पास में। लेकिन आर्टिकल आपको याद रखना है। दोस्तों, अनुच्छेद 138 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून बनाकर उच्च न्यायालय की सीमाएं निर्धारित कर सके। तो ये तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसे घटाने और बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास में है। लेकिन आपको आर्टिकल नहीं पता होगा, तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 62 वर्ष तक। दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं। प्रारंभ में यह आयु 60 वर्ष थी, जिसे 15वें संविधान संशोधन से 62 वर्ष कर दिया गया है। जब हमने संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर हमने सारी चीज़ों को डिटेल से बताया था। तो अगर आपने प्रमुख संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखिएगा। सारे जितने भी संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए, उनको मैंने डिटेल से करवाया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। दोस्तों, न्यायाधीश की नियुक्ति के उपरांत राज्यपाल इनको शपथ दिलवाते हैं और यह जो शपथ है वह 3री अनुसूची के अनुसार ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। हालांकि ये तो आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल याद रखना है, किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति होती है? आर्टिकल 155 के तहत। दोस्तों, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन? राज्यपाल। जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास में होती है।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किस स्रोत से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य की संचित निधि से। दोस्तों, यह वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इसका जो निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। दोस्तों, सरोजिनी नायडू 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। वह किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसको अच्छे से याद रखना है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल की अनुमति के बिना दोस्तों विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लाने से पहले राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है और यह जो व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 207 में की गई है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर है संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। दोस्तों, राज्यपाल को पद ग्रहण से पहले शपथ दिलाने का कार्य राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 164 के तहत। दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो आमतौर पर बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 164 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। दोस्तों, सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसको याद रखेंगे, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। दोस्तों, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इसको भी याद रखना है, आर्टिकल विशेष रूप से याद रखना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 173 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी उच्च सदन है, इसलिए इसकी आयु सीमा अधिक है। यह राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय स्वरूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य न होने की स्थिति में अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 6 माह तक। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है लेकिन वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह केवल 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किए गए? तो इसका राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी प्रावधानों को लागू किया गया। यह संशोधन 1985 में लाया गया था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल को रोकने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार की। दोस्तों, संविधान में राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ये आपातकाल क्रमशः 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का प्रावधान है? 3 प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर है 3 बार। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई। दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक संकट की स्थिति की वजह से इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की गई।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत। दोस्तों, यह अनुच्छेद युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है। आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एक बार भी नहीं। दोस्तों, संविधान में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 360 में है, परंतु अब तक किसी भी स्थिति में इसे लागू नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भाग 9 में। दोस्तों, यह भाग 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों की संरचना, शक्ति और चुनाव की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद याद नहीं होते हैं तो सारे आर्टिकल मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको 243 ए से लेकर 243 ओ तक सभी आर्टिकल याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है भाग 20 में। दोस्तों, भाग 20 में संविधान में संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368 में। इसी अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि किन संशोधनों के लिए संसद की विशेष बहुमत तथा किन मामलों में राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। तो दोनों को याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? भाग 20 में। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1951 में। दोस्तों, इस संशोधन के माध्यम से नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और यह जो संशोधन था वह भूमि सुधारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों जो लोकसभा का कार्यकाल था उसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। और ये जो 44वां संविधान संशोधन था यह हुआ था 1978 में। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के समय लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था और इसी के बाद में दोस्तों अगला संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो अच्छे से याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया और बाद में 44वें संविधान संशोधन से 6 से वापस 5 कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का कार्यवाहक यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यवाहक यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी दिन भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि 26 जनवरी की जो तारीख थी उसको क्यों चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस भाग पर दिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रस्तावना पर। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसमें संविधान के उद्देश्य, मूल्यों और दिशा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को। दोस्तों, इसमें कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा तत्व आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है और डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किए गए हैं। अगर आपको जो नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से लेकर 51 तक वो याद नहीं होते हैं तो उनको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, संविधान के लगभग 60% से अधिक प्रावधान इसी पर आधारित हैं, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। दोस्तों, समानता का यह सिद्धांत इंग्लिश कॉमन लॉ से प्रेरित है। संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? कानून के समक्ष समानता का। और ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों, प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रारूप से प्रभावित है। यह जनता की सर्वोच्चता को दर्शाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे, प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस के संविधान से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है भाग 2 में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें भारत के नागरिक बनने की योग्यता और उसके अधिकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1 में दोस्तों लिखा है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भी शामिल है। तो देखिए, यह प्रश्न भी बन सकता है कि किस अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की भावना दिखती है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 में। दोस्तों, यह जो अनुच्छेद है यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसमें समान अवसर, आजीविका और सामाजिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल एक बार हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352 में। दोस्तों, यह जो अनुच्छेद 352 है यह राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसमें लिखा है कि आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी होगी। देखिए, अगर ऑप्शन में ऐसा आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी तो ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेनी आवश्यक होती है। तो अगर मंत्रिमंडल आता है तो ही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 233 में। दोस्तों, इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की बात की गई है। राज्यपाल यह कार्य उच्च न्यायालय की सलाह से करता है। तो अच्छे से याद रखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 233 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356
किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति शासन से। दोस्तों, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है, तो इसको भी याद रखना है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में। दोस्तों, यह जो आर्टिकल है यह नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें पंचायतों को अधिकार देने और संगठित करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 63 यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना है। प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है धारा 8(1) के तहत दोस्तों संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त कर दिया था। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई? धारा 8(1) के तहत। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करना है। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। और ये जो प्रावधान है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, तो इसको विशेष रूप से याद रखना है। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्य का निर्माण या किसी राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों भारतीय संसद को। दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अनुसार यह शक्ति केवल संसद के पास में है। तो आर्टिकल अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 3 के अनुसार यह शक्ति केवल संसद के पास में है। संसद कानून बनाकर राज्य का निर्माण कर सकती है, उसका विभाजन कर सकती है या फिर नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मतलब भारत का जो संविधान है किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन 1975 से पहले सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। तो देखिए, जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही उत्तर देना है। अगर प्रश्न आए कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया। लेकिन अगर प्रश्न आए कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फजल अली। दोस्तों, फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर थे। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। हो सकता है इस तरह से प्रश्न आ जाए कि फजल अली आयोग में 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो दोनों कौन थे? एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे दोस्तों के.एम. पणिकर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 65वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका की सुनवाई करने का अधिकार
किसके पास में है? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। दोस्तों, अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा केसी वीयर द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। दोस्तों, संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपालों, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का विवरण दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए रिट याचिका दायर कर सकते हैं। यही वजह है कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न, हम आदेश देते हैं, यह किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा परमादेश का। दोस्तों, यह रिट तब दी जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास में है? तो इसका राइट आंसर है संसद के पास में। दोस्तों, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह अधिकार संसद को दिया गया है ताकि समाज के हित में सीमाएं तय की जा सके। अगला प्रश्न, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें नागरिकता के प्रकार और संसद की शक्तियां भी बताई गई है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 से 11 तक अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग समाजवादी राज्य की प्रेरणा देता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व समाजवादी राज्य की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। ये राज्य को समाजवाद के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य निहित हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टोटल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में विद्यमान हैं। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य विद्यमान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य किनके लिए लागू होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के सभी नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ये सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। इनमें राष्ट्र प्रेम, संविधान पालन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कर्तव्य शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं होते हैं, जैसे चौथे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है, 5वें में क्या कहा है, 7वें में क्या कहा है, तो इन सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम 6 माह का। दोस्तों, अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संसद। दोस्तों, संसद कानून बनाकर स्वयं अपने सदस्यों के वेतन और सुविधाएं तय करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106
संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो इस आर्टिकल को विशेष रूप से याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 जो है वह संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक प्रमुख होता है और एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ऐसी कंडीशन ब्रिटेन में है, इस वजह से भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर घोषित करता है, परंतु सभी निर्णय जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, इसमें संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। इसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। दोस्तों, यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कितने समय में उसका चुनाव आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने के भीतर। दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त हो तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। हालांकि ये आपको पता होगा, लेकिन आर्टिकल जरूरी है। दोस्तों, अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। त्यागपत्र लिखित होना चाहिए और तुरंत प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति संसद को वापस नहीं भेज सकता? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद में वापस नहीं भेज सकता। दोस्तों, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दया याचिका पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास में। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, दंड घटाने और निलंबन का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अधिकतम 12 सदस्य। दोस्तों, सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों, ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से चुने जाते हैं। तो अच्छे से याद रखेंगे कौन कौन से क्षेत्र से चुने जाते हैं और आर्टिकल कौन सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में किया गया है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 69। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 64। दोस्तों, ये जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति इस कार्य को करते हैं। अगला प्रश्न,
उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को वही वेतन और सुविधाएं मिलती है जो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 63 में। दोस्तों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न क्या है, लोकसभा या राज्यसभा में कोरम यानी गणपूर्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है वह किसी भी सदन की गणपूर्ति होती है। दोस्तों, किसी भी सदन की कार्यवाही तब तक वैध नहीं मानी जाती जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित ना हो। मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 500 है तो 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी सदन की कार्यवाही को आरंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा वी.एस. रमा देवी। दोस्तों, वी.एस. रमा देवी पहली महिला सचिव बनी जिन्होंने राज्यसभा में कार्य किया, और जो वी.एस. रमा देवी है इन्होंने 1993 में इस पद को संभाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1976 में लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। अब हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों 1976 में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष करके बढ़ाया गया था। यह इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुआ था क्योंकि इस दौरान आपातकाल को भी लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? यानी वो कौन कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। ये कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, इन्होंने 1979 में अपने पद से त्यागपत्र दिया था और ये सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। तो इसको भी याद रखना है कि सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी। दोस्तों, ये 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इन्होंने इस पद को संभाला था। तो अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो इसको हम पिछली वीडियो में विस्तार से देख चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई। दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1949 में पेश किया। ये पहले योजना आयोग के सदस्य भी रहे। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 500 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है उसका दूसरा पार्ट खत्म होता है। अगली वीडियो में हम अगले 100 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।